नमस्कार। चलिए आज अणुओं की दुनिया में एक रोमांचक सफर पर निकलते हैं। कभी सोचा है कि मॉलिक्यूल्स यानी अणु छोटी छोटी इमारतों की तरह होते हैं जिनका अपना एक खास ब्लूप्रिंट होता है, अपने नियम होते हैं। असल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक यही है, कार्बन से बने कंपाउंड्स की आर्किटेक्चर। और आज हम इसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया बहुत बहुत बड़ी है। सच तो यह है कि यह लगभग अनंत है। तो सवाल ये उठता है कि कोई ऐसी चीज जिसमें अनगिनत संभावनाएं हों, उसे व्यवस्थित कैसे किया जाए, उसे क्लासिफाई कैसे करें। देखिए, इन लाखों करोड़ों कंपाउंड्स को याद रखना तो किसी के बस की बात नहीं है। स्क्रीन पर जो ये वेब दिख रहा है, ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। इसीलिए हमें एक मास्टर मैप चाहिए, एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हमें इस विशाल मॉलिक्यूलर दुनिया में रास्ता दिखा सके। और इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी अणु की जो बनावट होती है वही उसके गुण तय करती है, चाहे वो कोई जान बचाने वाली दवा हो या फिर कोई नए तरह का प्लास्टिक। तो इस आणविक मैप को बनाने के लिए हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम समझेंगे कि ये सिस्टम जरूरी क्यों है, फिर सबसे बड़े बंटवारे को देखेंगे, उसके बाद रिंग्स की दुनिया में गोता लगाएंगे, फिर उन छोटे छोटे हिस्सों की भूमिका जानेंगे जो बहुत जरूरी हैं, और आखिर में एक पूरे अणु की बनावट को एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो पहला पड़ाव, हमने ये तो समझ लिया है कि एक व्यवस्थित वर्गीकरण क्यों जरूरी है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि इस जटिल दुनिया को समझने का एकमात्र प्रैक्टिकल तरीका है। चलिए अब वर्गीकरण के पहले और सबसे अहम कदम पर चलते हैं। ये वो पहला फैसला है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूरे यूनिवर्स को 2 मुख्य हिस्सों में बांट देता है। और वो विभाजन ये है, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो एसाइक्लिक होता है, मतलब एक खुली चेन जहां कार्बन एटम्स की चेन के सिरे कभी आपस में नहीं मिलते, या फिर वो साइक्लिक होता है, यानी एक बंद चेन या रिंग जहां कार्बन एटम्स एक लूप बनाने के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आइए एसाइक्लिक कंपाउंड्स को थोड़ा और समझते हैं। इन्हें एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। ये एथेन की तरह एक सीधी चेन भी हो सकती हैं, या फिर आइसोब्यूटेन की तरह शाखाओं वाली यानी ब्रांच्ड। यहां एक बात पर ध्यान देना जरूरी है कि ओपन चेन का मतलब सिर्फ कार्बन के ढांचे से है, बाकी के एटम्स तो इस चेन से बाहर की तरफ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने मैप की ज्यादा दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स ब्रांच की तरफ बढ़ते हैं, यानी उन कंपाउंड्स की तरफ जो बंद लूप या रिंग बनाते हैं। एक बार जब हमें यह पता चल जाता है कि कंपाउंड एक रिंग है, तो क्लासिफिकेशन का अगला लेवल उसके केमिकल बिहेवियर पर निर्भर करता है। मतलब वो दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्ट कैसे करता है, और इस आधार पर रिंग्स 2 रास्तों पर निकल जाती हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स काफी हद तक अपने ओपन चेन वाले भाई बहनों जैसा ही बर्ताव करते हैं, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड्स वो बहुत खास होते हैं। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक खास तरीके से पूरी रिंग में घूमते रहते हैं, जिससे उन्हें एक जबरदस्त स्टेबिलिटी मिलती है। और यही वो स्टेबिलिटी है जो उन्हें दवाइयों से लेकर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर जगह इतना उपयोगी बनाती है। अच्छा, चलिए एलिसाइक्लिक वाले रास्ते पर थोड़ा और आगे चलते हैं। यहां एक और बंटवारा आता है, और ये इस पर आधारित है कि रिंग बनी किससे है। अगर रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स हैं, तो ये है होमोसाइक्लिक, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन। लेकिन अगर रिंग के ढांचे में कार्बन के अलावा कोई और एटम भी शामिल है, तो ये हेटेरोसाइक्लिक है, जैसा कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में होता है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को समझने के लिए ये शब्द बहुत जरूरी है, हेटेरो एटम। इसका सीधा सा मतलब है कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा एटम, आमतौर पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर, जो रिंग के कंकाल का ही एक हिस्सा हो। और अब एक दिलचस्प बात, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक का ये बंटवारा सिर्फ एलिसाइक्लिक पर ही नहीं, बल्कि एरोमेटिक रिंग्स पर भी लागू होता है। एक बेहद स्टेबल एरोमेटिक रिंग अपनी स्टेबिलिटी खोए बिना एक कार्बन एटम को हेटेरो एटम से बदल सकती है। स्क्रीन पर दिख रहे फ्यूरान और पिरिडीन इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। ये मैट्रिक्स सब कुछ एक साथ जबरदस्त तरीके से समेट देता है। ये किसी भी रिंग को क्लासिफाई करने का एक पावरफुल टूल है। बस 2 सवाल पूछने हैं। पहला, इसका बिहेवियर कैसा है, एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक? इससे सही रो मिल जाएगी। दूसरा, इसकी बनावट क्या है, होमोसाइक्लिक या हेटेरोसाइक्लिक? इससे सही कॉलम मिल जाएगा। जहां दोनों मिलते हैं वही आपके कंपाउंड का क्लासिफिकेशन है ना कमाल का? ठीक है, अब तक हमने अणु के मुख्य ढांचे यानी उसके कंकाल पर ध्यान दिया है।
अब बात करते हैं उन हिस्सों की जो इस ढांचे से जुड़कर उसे खास गुण देते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स को मॉलिक्यूलर एक्सेसरीज की तरह सोच सकते हैं। ये एटम्स या एटम्स के ग्रुप हैं जो किसी भी कार्बन के ढांचे पर लग सकते हैं और उसके पूरे व्यक्तित्व को, मतलब उसके केमिकल बिहेवियर को, पूरी तरह से बदल देते हैं। यही वो चीज़ है जो एक साधारण कार्बन चेन को शराब यानी इथेनॉल या सिरका यानी एसिटिक एसिड में बदल देती है। फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से ही होमोलोगस सीरीज का कॉन्सेप्ट आता है। ये कंपाउंड्स का एक ऐसा परिवार है जिसमें सबका फंक्शनल ग्रुप तो एक ही होता है, लेकिन उनकी कार्बन चेन की लंबाई अलग-अलग होती है। इस परिवार का हर सदस्य अपने पिछले सदस्य से बस एक CH2- यूनिट से अलग होता है। इससे होता यह है कि वे अपना केमिकल कैरेक्टर बनाए रखते हुए साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं। और अब हमारे आखिरी पड़ाव का समय है। चलिए इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़कर एक अणु का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान दो चीजों से मिलकर बनती है। पहला, उसका मूलभूत ढांचा यानी कंकाल, कि वो एक खुली चेन है या एक बंद रिंग। और दूसरा, उसकी मॉड्यूलर एक्सेसरीज यानी फंक्शनल ग्रुप्स। ये दोनों मिलकर ही अणु की पूरी पहचान बनाते हैं, जैसा कि इस उदाहरण में देखा जा सकता है। तो आइए इस पूरी वर्गीकरण प्रक्रिया को एक चेकलिस्ट के रूप में दोहराते हैं। हमेशा कंकाल से शुरू करें। खुली चेन है या बंद रिंग? अगर रिंग है तो उसके बिहेवियर को देखें, एलिसाइक्लिक है या एरोमेटिक। फिर रिंग की बनावट को देखें, सिर्फ कार्बन वाली है या हेटेरो एटम वाली। और आखिर में उन फंक्शनल ग्रुप्स को पहचानें जो उसे उसकी अनोखी शक्ति देते हैं। और हम आपको इसी विचार के साथ छोड़ते हैं। ये वर्गीकरण प्रणाली सिर्फ मौजूदा अणुओं की एक लाइब्रेरी नहीं है, बल्कि ये भविष्य के लिए एक डिज़ाइन किट है। इन नियमों को समझकर वैज्ञानिक ऐसी नई आणविक मशीनें और मटेरियल डिज़ाइन कर सकते हैं जिनकी आज हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। तो संभावनाएं सचमुच अनंत हैं।